नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वोट प्रपंच। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। इस देश की सियासत में पिछले 3 दशकों से राम नाम के सहारे वोट प्रपंच किया जाता रहा है। राम मंदिर बनाने के मुद्दे को बीजेपी ने हर चुनाव में हवा दी और घोषणा पत्र में शामिल कर लिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर बनने का रास्ता साफ होने और 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन होने के बाद माना जा रहा था कि यह मुद्दा अब खत्म हो गया। लेकिन 28 सालों बाद बाबरी केस में बीजेपी के बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत 32 आरोपियों के बरी हो जाने के बाद एक बार फिर से बिहार चुनाव के वोट प्रपंच में हैं श्री राम और राम मंदिर। ये खास पाहुन है, मिथिला के पाहुन है, क्योंकि ये पहुना हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। तो खास पहुना का ससुराल भी खास है, क्योंकि ससुराल भी प्रभु श्री राम का ससुराल है। अब भला जिस मिथिला के दामाद खुद प्रभु श्री राम हो, उस राम को ससुराल वाले कैसे भूल सकते हैं? और मौका जब चुनाव का हो तो फिर भूलने का सवाल ही नहीं उठता। जब ये समाचार सुना, जय श्री राम कह करके हमने इसका स्वागत किया। बहुत बढ़िया ऑर्डर रहा है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ ठीक है। जय श्री राम। जय श्री राम। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान जी। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान जी। इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बहुत प्रसन्न है आज हम दोनों। और बात ही कुछ ऐसी। मिथिला के पहुना को इस बार के चुनाव में भी याद किया जा रहा है, तो इसके पीछे बहुत बड़ी वजह भी है, क्योंकि इस बार मौका बेहद खास है। दरअसल बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है राम मंदिर, जिसे बीजेपी ने हर चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में प्रमुखता से जगह दी। उस राम मंदिर का रास्ता पहले ही साफ हो चुका है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन कर चुके हैं। और रही सही कसर बाबरी केस पर 28 साल बाद आए सबसे बड़े फैसले ने पूरी कर दी, जिसमें लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती, विनय कटियार समेत सभी 32 आरोपी बरी कर दिए गए। कोर्ट ने कहा सब लोग बाइज्जत बरी हो गए, छूट गए, किसी का आरोप सिद्ध नहीं हुआ। इन लोगों के षड्यंत्र में कोई सहभागिता नहीं थी। सदाशयता के साथ इन्होंने वहां पे सांकेतिक कार्य सेवा कराने का पूरा प्रयास किया, और जो वर्ग वहां पे कुछ मुट्ठी भर लोग तोड़फोड़ की कार्रवाई में जुट गए थे, उनका इन लोगों से कोई संबंध नहीं है। इस फैसले का इंतजार कर रहे लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ने फैसले का स्वागत जय श्री राम कहकर किया है। जब ये समाचार सुना, जय श्री राम कह करके हमने इसका स्वागत किया। इस निर्णय ने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारा आंदोलन, हमारे कार्यक्रम किसी षड्यंत्र के तहत नहीं थे। वो एक सामान्य जनतांत्रिक आंदोलन के तौर पर थे। ये बड़ी बात है। इससे हम सब प्रसन्न हैं, देश प्रसन्न है। दरअसल 6 दिसंबर 1992 की वो तारीख थी जब सोमनाथ से लालकृष्ण आडवाणी की अगुवाई में राम मंदिर आंदोलन को लेकर निकाली गई रथ यात्रा अयोध्या पहुंची थी कार सेवा के लिए। इस दौरान रथ पर बीजेपी के सबसे बड़े नेता वहां मौजूद थे। इनमें लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार जैसे बड़े नेता मौजूद थे। लेकिन अचानक भीड़ वहां उग्र हो गई और विवादित ढांचा गिरा दिया गया। इसके बाद ही पूरे देश में चारों ओर सांप्रदायिक दंगे होने लगे। इसमें करीब 2000 लोग मारे गए। बीजेपी के बड़े नेताओं समेत 49 लोगों पर विवादित ढांचा गिराने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया। सीबीआई की विशेष अदालत ने बाबरी विध्वंस के आरोपी लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, साध्वी ऋतंबरा और विष्णु हरि डालमिया पर धारा 120B यानी आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के राज्यपाल पद से हटने के बाद 17 सितंबर 2019 को उन पर भी मुकदमा दर्ज किया गया। 28 साल तक मुकदमे की सुनवाई होती रही।
28 साल तक चले इस मुकदमे के सुनवाई के दौरान 351 लोगों ने गवाही दी। इस दौरान 600 पेज का दस्तावेज भी पेश किया गया। इस मामले के 17 आरोपियों की सुनवाई के दौरान मौत भी हो गई, लेकिन 30 सितंबर को इस मामले के सभी 32 आरोपियों को सबूतों के अभाव में सीबीआई की विशेष अदालत ने बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि विवादित ढांचा गिराने के पीछे कोई षड्यंत्र नहीं था। इस फैसले के बाद बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने ट्विटर पर बयान दिया और आंखों देखी उस घटना के बारे में बताते हुए कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। मित्रों, 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद ढांचे को ढहाया गया, मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ। मैं वहाँ पर बगल में जो एक मंच बना था उसका मैं स्वयं संचालन कर रहा था और आने वाले कार सेवकों को दिशा निर्देश दे रहा था कि किस तरह से कार सेवा किया जाना है। और अचानक कार सेवकों में कुछ लोग और बाड़े को पार करके और जो तथाकथित जो मस्जिद का परिसर था उसमें प्रवेश करने लगे। मैं अवाक रह गया और मैं मंच पर जो माइक था वहाँ से मैं चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि आप गलत कर रहे हैं, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, हमारे कोई ऐसी योजना नहीं है। लेकिन कोई भी इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। आडवाणी जी भी आए, अन्य नेता आए, उन्होंने भी लोगों से अपील किया, लेकिन जो भीड़ थी इतनी उन्मादी भीड़ थी कि वो किसी भी नेता की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। ये कहना कि संघ परिवार का कोई षड्यंत्र था, कोई पूर्व नियोजित पूरी प्लानिंग थी, ये पूरी तरह से गलत है। लेकिन जो लाखों कार सेवक आए उन्होंने अपने गुस्से का इजहार कर उस जो ढांचा था उसको ध्वस्त करने का काम किया। इसलिए मुझे खुशी है कि आज आडवाणी जी सहित सारे लोग बरी कर दिए गए हैं। इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। जय श्री राम। कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद सुशील मोदी का यह बयान बताने के लिए काफी है कि जिन आरोपों का सामना बीजेपी और संघ 28 सालों से करती रही, उन आरोपों से मुक्ति मिलने के बाद पूरे दमखम के साथ बिहार के चुनावी मैदान में न सिर्फ उतर सकती है बल्कि इसे चुनाव में वोट प्रपंच का हिस्सा भी बनाने की कोशिश की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बाबरी केस में बीजेपी नेताओं के बरी होने के बाद बीजेपी सांप्रदायिकता के दाग धुलने का दावा करती है। वहीं राम मंदिर आंदोलन को जस्टिफाई कर राम मंदिर बनाने का श्रेय लेकर इस मुद्दे को हवा देने की कोशिश में भी है। हालांकि विपक्ष अभी भी बीजेपी को सांप्रदायिकता के चश्मे से ही देख रहा है। सवाल है कि क्या बिहार चुनाव के वोट प्रपंच में एक बार फिर है राम मंदिर? ये कहना कि संघ परिवार का कोई षड्यंत्र था, कोई पूर्व नियोजित पूरी प्लानिंग थी, ये पूरी तरह से गलत है। लेकिन जो लाखों कार सेवक आए उन्होंने अपने गुस्से का इजहार कर उस जो ढांचा था उसको ध्वस्त करने का काम किया। इसलिए मुझे खुशी है कि आज आडवाणी जी सहित सारे लोग बरी कर दिए गए हैं। इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। जय श्री राम। बाबरी केस में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत सभी 32 आरोपियों को बरी करने के कोर्ट के फैसले के बाद बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी का यह बयान है। इस बयान से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि इस फैसले के जरिए चुनावी समय में बीजेपी खुद पर सांप्रदायिकता के आरोपों के धुल जाने का दावा कर रही है और कांग्रेस पर बीजेपी नेताओं को फंसाने का आरोप लगा रही है। हालांकि विपक्ष कोर्ट के फैसले को तो स्वीकार करता है, लेकिन बीजेपी को अभी भी सांप्रदायिकता के रंग में ही देखता है। देखिए, अब बीजेपी के नेता 7 बार गंगा स्नान करके भी कहेंगे कि हमारा दाग धुल गया, तो जनता ने तो इनको दागी करार दे दिया। ये किसान विरोधी सरकार, मजदूर विरोधी सरकार, नौजवान विरोधी सरकार है। ये सरकार सांप्रदायिक सद्भावना जो है, देश का भाईचारा जो है, उस माहौल को बिगाड़ने का प्रयास करती है। उन्माद फैलाने वाली पार्टी है बीजेपी। ये बीजेपी तलवार बांटने वाली है। सिर्फ एक फैसले से किसी के ऊपर जो आरोप है वो खत्म समाप्त नहीं हो जाता है। जो उनका रंग है, जो उनका रोगन है, जो उनकी स्थिति है, जो उनकी भाषा है, वो निश्चित रूप से सांप्रदायिक है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। सब लोग जानते हैं इस तरह से। आपने देखा है, आपने सुना भी है कि इनके सांसद लोग, इनके बड़े बड़े नेता लोग किस ढंग के भाषा का प्रयोग करते हैं। उस भाषा से बू आती है और साथ ही साथ उस भाषा से निश्चित रूप से पूरे देश में इन लोगों ने आग लगाने का काम किया और आज भी वही कर रहे हैं। वैसे लोगों को इसे सबक लेना चाहिए जो धर्म के आड़ में राजनीति करते हैं। हम लोग कहीं धर्म के आड़ में राजनीति नहीं करते। हम सब
मेरा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का नारा भी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन आपकी सहयोगी पार्टी है, उनके कुछ अल्पसंख्यक जो नेता हैं उन्होंने कहा कि ये कोर्ट का फैसला है, लेकिन अभी ऊपरी अदालत बाकी है। करें, कहीं भी अदालत में जाएं, सत्य सत्य है। वो चाहे लोअर कोर्ट में जाए, चाहे हाई कोर्ट में जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाए, उससे कोई बड़ा हो तो इवन में चले जाए। मुद्दा की बात ही नहीं है। राम मंदिर बनना था, हम सबके मैनिफेस्टो में था, और हम सभी जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके आदर्श का पालन करते हैं, जो हमारे लिए आदर्श हैं, वो हम सबकी जीत हुई है। बीजेपी भले ही कोर्ट के फैसले के बाद राहत महसूस कर रही हो, लेकिन बिहार में उसके सहयोगी पार्टी जेडीयू के नेता इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में जाने की अपील केंद्र सरकार से कर रहे हैं। मैं फैसले का स्वागत करता हूं, लेकिन मैं हुकूमत से ये अपील करता हूं केंद्रीय सरकार से कि इस मामले को ऊंची अदालतों में अपील करना चाहिए, और जो लोग भी मुजरिम हैं बाबरी मस्जिद को तोड़ने के, उनको सजा देनी चाहिए। जानकारों के मुताबिक एन चुनाव से पहले बाबरी केस में बीजेपी नेताओं का बरी होना बीजेपी और एनडीए के लिए फायदा पहुंचा सकता है। जानकार बताते हैं कि राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर बीजेपी इस चुनाव में लाकर फायदा लेने की कोशिश कर सकती है। ये तो मुद्दा भी कोई, मंदिर का मुद्दा तो समाप्त हो चुका था। अब आज जो फैसला आया है तो एक कहीं ना कहीं ये कहने को एक अवसर मिलेगा, खासकर भाजपाइयों को, कि हमने जो राम मंदिर का आंदोलन, जो एक जन भावना थी, देश की मांग थी, पूरे दुनिया में जो हिंदू हैं उनकी जन भावना के अनुरूप ये मेरी मांग थी कि राम कहीं जन्म लिए थे तो वहाँ क्या मंदिर नहीं बनना चाहिए। तो एक कहने का बल मिला है। इसलिए कोर्ट से यदि सभी लोग बड़ी हो गए हैं तो उनके लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। जाहिर है राम मंदिर जिसका मसला सुप्रीम कोर्ट से हल होते ही मुद्दा खत्म माना जा रहा था, बाबरी केस में आए फैसले ने इस मुद्दे को एक बार फिर हवा देने का मौका बीजेपी को दे दिया है। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 पटना। वैसे बिहार चुनाव के वोट प्रपंच में राम मंदिर है तो उसके पीछे बड़ी वजह है। दरअसल राम मंदिर आंदोलन का बिहार से पुराना नाता है। इस आंदोलन के लिए निकाली गई आडवाणी की रथ यात्रा को बिहार में तत्कालीन सीएम लालू यादव ने रोकी थी, जिसके बाद से राजनीति बीजेपी और बीजेपी विरोधी दो धुरी में बट गई और लालू यादव की झोली में एमवाई समीकरण के तौर पर एक बड़ी ताकत आ गई, जो आज भी आरजेडी की ताकत माना जाता है। मैं इस मंच के माध्यम से पुनः श्री आडवाणी जी से अपील करना चाहता हूं, अपनी यात्रा को स्थगित कर दें, स्थगित करके वो दिल्ली वापस चले जाएं। आपसे तो इतनी आशा है, बीच में मत पड़ो, रास्ते में मत आओ, क्योंकि ये जो रथ है लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? कौन सी सरकार रोकने वाली है? 24 घंटा मैं निगाह रखा हूं। हमने अपने शासन के तरफ से, अपने तरफ से पूरा उनकी सुरक्षा का भी व्यवस्था किया, लेकिन दूसरे तरफ हमारे सामने सवाल है, अगर एक नेता और एक प्रधानमंत्री का जितना जान का कीमत है उतना आम इंसान का जान का भी कीमत है। हम अपने राज्य में मतलब दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे। जहां फैलाने का नाम लिया और जहां बवेला खड़ा करने का नाम लिया, तो फिर हमारे साथ चाहे राज रहे या राज चला जाए, हम इस पर कोई समझौता करने वाले नहीं हैं। लोग कहते हैं कि आप अदालत का फैसला क्यों नहीं मानते? अदालत क्या इस बात का फैसला करेगी कि यहां पर राम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? आपसे तो इतनी आशा है, बीच में मत पड़ो, रास्ते में मत आओ। ये किस्सा साल 1990 का है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा जोर पकड़ रहा था। इसी बीच लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने की घोषणा की। इस रथ यात्रा के प्रबंधन की जिम्मेदारी मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली थी। तय योजना के मुताबिक 25 सितंबर को सोमनाथ से शुरू होकर यात्रा 30 अक्टूबर को अयोध्या में खत्म होनी थी। रथ यात्रा शुरू हुई, लेकिन असली ट्विस्ट बाकी था। आडवाणी 19 अक्टूबर को बिहार के धनबाद के लिए रवाना हो गए, जहां से उन्होंने रथ यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी। इधर आडवाणी रथ पर सवार थे और उधर बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के दिलो दिमाग में कुछ और ही चल रहा था।
उन्होंने बिहार में लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोकने की ठान ली थी और इसके लिए पूरा प्लान बना लिया गया। इसी मकसद से लालू प्रसाद ने 21 अक्टूबर को पटना के गांधी मैदान में सांप्रदायिकता विरोधी रैली की थी और आडवाणी को चेतावनी तक दे डाला। मैं इस मंच के माध्यम से पुनः श्री आडवाणी जी से अपील करना चाहता हूं, अपनी यात्रा को स्थगित कर दें, स्थगित करके वो दिल्ली वापस चले जाएं। देश हित में अगर इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा या कौन बजाएगा? जब इंसानियत पर खतरा हो, इंसान नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन देने जाएगा? 24 घंटा मैं निगाह रखा हूं। हमने अपने शासन के तरफ से पूरा उनकी सुरक्षा का भी व्यवस्था किया, लेकिन दूसरे तरफ हमारे सामने सवाल है, अगर एक नेता और एक प्रधानमंत्री का जितना जान का कीमत है उतना आम इंसान का जान का भी कीमत है। हम अपने राज्य में मतलब दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे। जहां फैलाने का नाम लिया और जहां बवेला खड़ा करने का नाम लिया तो फिर हमारे साथ चाहे राज रहे या राज चला जाए, हम इस पर कोई समझौता करने वाले नहीं हैं। आडवाणी की रथ यात्रा धनबाद से शुरू होने वाली थी और उन्हें धनबाद में गिरफ्तारी का प्लान भी बना। धनबाद के तत्कालीन उपायुक्त अफजल अमानुल्लाह को निर्देश दिया कि वो आडवाणी को वहीं गिरफ्तार कर लें, लेकिन अमानुल्लाह ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। 22 अक्टूबर की शाम आडवाणी पटना पहुंचे। 23 अक्टूबर 1990 को आडवाणी ने पटना के गांधी मैदान में एक विशाल रैली को संबोधित किया और लालू यादव की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए रथ यात्रा के रास्ते में नहीं आने को कहा और रथ यात्रा जारी रखी। लोग कहते हैं कि आप अदालत का फैसला क्यों नहीं मानते? अदालत क्या इस बात का फैसला करेगी कि यहां पर राम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? आपसे तो इतनी आशा है, बीच में मत पड़ो, रास्ते में मत आओ, क्योंकि ये जो रथ है लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? कौन सी सरकार रोकने वाली है? तारीख 23 अक्टूबर 1990, जगह समस्तीपुर, बिहार। पटना में रैली के बाद आडवाणी ने हाजीपुर और ताजपुर में बैठकों में हिस्सा लिया और देर रात समस्तीपुर के सर्किट हाउस पहुंचे। लालू यादव उन्हें यहां हर हाल में गिरफ्तार करना चाहते थे। हालांकि गिरफ्तारी के बाद बवाल होने की आशंका भी थी, लिहाजा लालू यादव ने इंतजार करना ठीक समझा। इसके बाद देर रात करीब 2 बजे लालू यादव ने खुद पत्रकार बनकर सर्किट हाउस में फोन किया, जिससे पता लगाया जा सके कि आडवाणी के साथ सर्किट हाउस में कौन कौन है। लालू यादव का फोन आडवाणी के एक सहयोगी ने उठाया और बताया कि वो सो रहे हैं और सारे समर्थक जा चुके हैं। आडवाणी को गिरफ्तार करने का ये सबसे बेहतरीन मौका था। सुबह तड़के ही वहां अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया गया, हवाई पट्टी तैयार की गई और बिहार से देश के बाकी हिस्सों के लिए फोन लाइनों का संपर्क कुछ देर के लिए तोड़ दिया गया। सुबह 6 बजे आर.के. सिंह, जो अभी आरा से बीजेपी के सांसद और केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने आडवाणी के कमरे का दरवाजा खटखटाया और उन्हें गिरफ्तार कर चुपके से उन्हें सरकारी हॉस्पिटल से मसानजोर स्थित मयूराक्षी सिंचाई परियोजना के निरीक्षण भवन में भेज दिया गया। लाल कृष्ण आडवाणी को मसानजोर करीब 12 दिन रखा गया था। इस दौरान उनके सुख सुविधा का पूरा ख्याल रखा गया, जिसका जिक्र बाद में लालू यादव ने लोकसभा में एक भाषण के दौरान किया। पूछे आडवाणी जी से, आडवाणी जी को गिरफ्तार किया तो ड्यू रेस्पेक्ट दिया, मसान जोड़ के कलकत्ता गेस्ट हाउस में रखा और हेलीकॉप्टर से भेजवा, टहलने का इंतजाम किया और टेलीफोन से बात करते रहे कि सर कोई दिक्कत होगा तो हमको बताइएगा, कोई तकलीफ होगा बताइएगा, हमारी मजबूरी है कि चूंकि आप जा रहे हैं बाबरी मस्जिद पर हमला करने, समझ जाइए सब काम। पूछिए और फिर इनका बेटी हमारी बहन है
नमाज गए, हम बोला उनको भी हम भेजा कि जाओ आओ जाओ, लेकिन आप लोगों ने गलती किया। आडवाणी की गिरफ्तारी से देश की सियासत में भूचाल आ गया और केंद्र में वीपी सिंह की सरकार गिर गई। जिस वक्त लालू प्रसाद यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को समस्तीपुर में रोका था और उन्हें गिरफ्तार किया था, उस वक्त बिहार में वो बीजेपी की मदद से सरकार चला रहे थे, जबकि केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार बीजेपी की मदद से चल रही थी। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने दोनों जगहों से समर्थन वापस ले लिया था। इस घटना ने उस वक्त के छोटे कद के नेता लालू प्रसाद को अचानक ही राष्ट्रीय पहचान दिला दी थी। आडवाणी की गिरफ्तारी की घटना ने सियासत में लालू यादव का कद काफी ऊंचा कर दिया था। लालू के इस कदम से देश की राजनीति वैचारिक रूप से दो भागों में बंट गई। एक धारा बीजेपी की थी और दूसरी उसके विरोध की। बिहार में हाशिए से निकलकर फ्रंट की राजनीति करने के लिए 2 दशकों से संघर्ष कर रही बीजेपी को नई ऊर्जा मिल गई थी। उधर लालू बीजेपी विरोधी राजनीति की धूरी बन गए। आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद लालू की छवि बीजेपी विरोधी नेता के रूप में बन गई। इसका भरपूर फायदा मिला। जिस एमओआई समीकरण यानी मुस्लिम यादव समीकरण के तहत बिहार में लालू यादव ने लंबे समय तक राज किया, ऐसा माना जाता है कि वो समीकरण लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद यानी एम समीकरण लालू यादव के साथ मजबूती से जुड़ा। लालू यादव के इस एक फैसले ने कांग्रेस के मजबूत मुस्लिम समीकरण को अपने पाले में कर लिया। इस घटना ने एमओआई समीकरण के तौर पर लालू की झोली में वो ताकत डाल दी जो आज भी लालू का मजबूत सियासी आधार माना जाता है और बाकी पार्टियों को परेशान करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वोट प्रपंच में अब देखते हैं चुनावी वायरल। और सबसे पहले बात करेंगे लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव की, जिनका एक अलग ही रंग देखने को मिल रहा है। देखिए, विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच छोटे भाई तेजस्वी जहां सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को सुलझा रहे हैं, तो वहीं बड़े भाई तेज प्रताप यादव इन सबसे निश्चिंत हैं। सोशल मीडिया पर तेज प्रताप का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कुर्सी पर बैठकर गाना सुन रहे हैं। इस गाने को टैग कर तेज प्रताप ने ट्वीट किया, जिसमें तेज प्रताप ने लिखा कि इस जंग का रंग और रंगीन होता जब लालू जी का काफिला भी संग होता। आई मिस यू पापा। वो गाना सुनने का अंदाज भी देखिए। जनता चाहे फिर अब कि तेजस्वी आए, ये दिल में सभी के बसते, खुल जाए तरक्की के रास्ते, जुमले बाजू के झांसे में हम सबको नहीं आना है, तेजस्वी जी को ही सीएम बनाना है। तेज प्रताप यादव के बाद अब बात शिवहर की सांसद रामा देवी की करते हैं, जिनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में रामा देवी सीतामढ़ी के सोनबरसा के वीडियो को इलाके की महिलाओं का राशन कार्ड नहीं बनाने पर कड़ी फटकार लगाती नजर आ रही है। वायरल वीडियो में सांसद साहिबा वीडियो को उनकी ड्यूटी निभाने में लापरवाही के लिए डांट रही हैं और पैसे लिए जाने की बात की जांच करने की भी बात कह रही हैं। जाहिर तौर पर रामा देवी का वीडियो सरकारी लाल फीताशाही को दर्शा रहा है। अरे अभी अभी नहीं पहचानते हो ना, हमको नहीं पहचानते हो ना, गलत आरोप लगा रहे हैं। आए ना तो सब आरोप को सही कर देंगे। अभी भेंट नहीं हुआ है हमसे लगा। चलिए इसी के साथ वोट प्रपंच में आज इतना ही। नमस्कार।